चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। टोटल चैप्टर है ये 8 मार्क का विद ऑप्शन 12 मार्क्स। माय डियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। जब भी यहाँ पे पब्लिक की बात करेगा तो इट डायरेक्टली कनेक्ट विद द गवर्नमेंट। पब्लिक का ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट फाइनेंस ऐसा बोल सकते हैं। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया मतलब गवर्नमेंट फाइनेंस इन इंडिया। एंड हमेशा हमने बताया फाइनेंस का मतलब क्या होता है, बोले पैसा नहीं, पैसा का फाइनेंस का मतलब था मनी मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, मनी मैनेजमेंट। यानी आप क्या कर रहे हो सर, आपको यहाँ पर मनी को क्या करना है सर, मैनेज करना है। प्रॉब्लम है क्या? अब इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें पब्लिक फाइनेंस की, तो क्या क्या चीजें एस्पेक्ट आपको समझ में आना चाहिए। 3 चीज़ों पे अपने को स्पेसिफिकली बात करना है। तो पहले समझते हैं पब्लिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है सर। पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ द ब्रांचेस हाईलाइट्स द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी। यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, कार्य करती है, वो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आजकल तुम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, तो अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो आपको समझ में आएगा कि पूरा जो सोशल मीडिया है, पूरे जो देश के लोग हैं वो 2 हिस्से में बैठे हुए हैं। कितने, कौन कौन से? एक सपोर्टर और एक अगेंस्ट में। इन शॉर्ट कहा जाता है मोदी सपोर्टर और मोदी हेटर्स, ऐसा बोल सकते हैं। एक सपोर्टर क्या बोलेगा, इन्होंने जो जो पॉलिसी हटाई, उन्होंने ये लाया, इन्होंने ये किया, इन्होंने 377 हटाई, इन्होंने कश्मीर को मुक्त किया, ये किया, राम मंदिर बनाया, इन्होंने स्ट्रैटेजी लाई, ये लाया, रोजगार दिया, वगैरह वगैरह करेगा। और एक बंदा क्या करेगा, उसको हेट करेगा। समझा? तो अगर वो दोनों बंदों को अगर आपने बैठा के उसको खाली ये पूछो, ठीक है तू अपने पक्ष रख, तो वो बोले ये धड़ 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 पक्ष रखेगा। हेटर को बोले तो वो हेटर वाला अपना पक्ष रखेगा। लेकिन अगर तुम उसको ये पूछो कि तूने जिंदगी में क्या किया, तो क्या बोलेंगे? तुम ये बोल रहे हो ना मोदी जी ने ये किया, इसने ये बोला मोदी जी ने कुछ नहीं किया, चलो ठीक है, तूने कुछ किया क्या अपनी जिंदगी में? तो बोलेगा कुछ नहीं बोल पाएगा। बिकॉज ब्लेम करना आसान है, दूसरों को बोलना आसान है। एक गवर्नमेंट काम कर रही है, एक गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, ये जज करना बहुत आसान है। क्योंकि गवर्नमेंट एक छोटा मोटा गली का कुत्ता नहीं है, या किसी गली का एक लुक्खा नहीं है जो इजीली आराम से घूम रहा है, जिसको आप ब्लेम कर रहे हो। गवर्नमेंट एक प्रोसेस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आपकी लैंग्वेज में बता, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि घर का गली के बाहर आपके जो आवारा घूमते हैं ना, गवर्नमेंट वो नहीं है। गवर्नमेंट एक प्रोसेस है, या उसको एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया। गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज क्रिएटेड बाय द पब्लिक। ठीक है, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक। कहते हैं कि नहीं, क्रिएटेड फॉर द पब्लिक, लोगों के लिए बनाई गई संस्था है। और इसको चलाने के लिए क्या लगता है, प्रोसेस। तो अगर मोदी जी ने कुछ बोला है तो उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए समय लगेगा। आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि उनका कोई काम आज तक कभी हुआ ही नहीं। नहीं, इसके पहले की गवर्नमेंट भी थी तो भी वो प्रोसेस से चलती थी। आज की जो रिसेंट गवर्नमेंट है वो भी प्रोसेस से चलेगी। तो मेट्रो ऐसे ही बन जाता है क्या? मोनोरेल ऐसे ही बन जाता है क्या? ठीक है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होंगे, कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी होगी, कोई नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटी होगी। हर एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसेस लगेगा, प्रोसीजर लगता है। इसीलिए किसी का बोलते हैं ना, तेरी चश्मे में क्रैक है और पूरी दुनिया क्या लगेगी, क्रैक लगेगी। तो डिपेंड करता है तुम्हारे नजरिए कौन से है। तो वैसा पब्लिक फाइनेंस है। पब्लिक फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ लोगों का पैसा नहीं है। लोगों का पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ पर जाएगा। यानी यहाँ पर जब भी हम पब्लिक फाइनेंस की बात करने वाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज पब्लिक फाइनेंस इज मैनेज बाय गवर्नमेंट।
तो गवर्नमेंट दो चीज़ों पे फोकस करती है, पैसा कहाँ से आएगा जिसे वो रेवेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रेवेन्यू। और पैसा कहाँ पर खर्चा करना है, तो कहाँ खर्चा करना है? लोगों से पैसा कलेक्ट करना है और लोगों पर पैसा खर्चा करना है। इसीलिए इसको पब्लिक रेवेन्यू कहा जाता है और इसको कहा जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? दोनों चीजों में फर्क है। यहां पर पब्लिक फाइनेंस जो है वो गवर्नमेंट मैनेज करती है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो गवर्नमेंट में पब्लिक रेवेन्यू कहां से आएगा और खर्चा कहां पर होगा उसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। और ये जो चीजें होगी वो एक प्रोसेस के थ्रू जाती है। किसके थ्रू जाती है? प्रोसेस के थ्रू जाती है। इस वजह से कुछ काम होने में समय लग सकता है, लेकिन लोगों का पैसा लोगों पे इस्तेमाल करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा और वो काम होता है। आप ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते। दूसरा, गवर्नमेंट इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द पीपल in a specific region to perform various functions। ठीक है, क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। समझ में आ रही बात? मोदी जी ऐसे मोदी जी बन गए क्यों? वोट दिया ना हमने। हम किसको चुनते हैं? हम एमपी के लिए वोट होता है, एमएलए के लिए वोट होता है और कॉरपोरेटर का वोट होता है। याद है कि नहीं? नगर सेवक, आमदार, खासदार, सुना है ना? तो हम रिप्रेजेंटेटिव चुनकर लाते हैं ना, कि वो ऐसे मोदी जी आप प्रधानमंत्री बन जाइए, तो बन गया, ऐसा है क्या? हम कितनी बार इलेक्शन वोट देते? 3 जगह पर इलेक्शन देते, वोट देते। एक नगर सेवक का इलेक्शन लड़ते हैं तो वहां पे कॉर्पोरेटर आते हैं, कार्य सम्राट नगर सेवक की जय हो, तो ऐसा आते हैं, पैर पड़ते। जब आके कोई आपका पैर पड़े जिसको आप नहीं जानते हो, समझ जाना वो नगर सेवक है। समझे? जब दूर से कोई आपको नमस्ते करे और आप उसको नहीं जानते, समझ जाना वो खासदार है। और जो गाड़ी से भी नीचे ना उतरा और रास्ते में खाली हाथ हिलाते हुए चला जाए, आपको जयराम जी की वजह समझ जाना वो आमदार है, जो किसी काम का नहीं है। लेकिन तीनों के समय पर वोट तो पब्लिक ही देती है। अब वोट अगर हम दे रहे तो ये तीनों के तीनों फॉर्मल गवर्नमेंट बना रहे। कौन सी गवर्नमेंट? फॉर्मल, ठीक है? गवर्नमेंट, शासन, सरकार। अब इनफॉर्मल मतलब क्या? ग्राम पंचायत, सुना है? या मान लो आपके एरिया के अंदर या आपकी बिल्डिंग के अंदर जिस तरीके की एक्टिविटीज होती है, आपने क्या किया? कुछ लोगों को सिलेक्ट किया सेक्रेटरी के लिए, कुछ लोगों को प्रेसिडेंट बना दिया, कुछ लोगों को चेयरमैन बना दिया। बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो वो भी एक तरीके की क्या है? गवर्नमेंट ही तो है। वो भी तो सोसाइटी चलाने बैठे हैं, बट उनको आप क्या करते हैं? सिर्फ वो टेरिटरी के लोग ही चुनते हैं ना, उस बिल्डिंग के लोग ही चुनने वाले हैं। तो भाई साहब, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीका है। क्रिएट कौन करता है इसको? पीपल। क्यों करते हैं? ताकि वो क्या करे? उस पर्टिकुलर रीजन के बारे में क्या करे? सोचे। अगर मैं एमपी एमएलए को चुनता हूं, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और कॉरपोरेटर मतलब नगर सेवक, लोकल अथॉरिटी, बीएमसी। तो कॉरपोरेटर का काम क्या? वो जिस वार्ड का नगर सेवक है या वो जिस एरिया का नगर, वो एरिया का डेवलपमेंट वो करेगा, है ना? तो उसकी बातें हो रही है। नॉर्मली नगर, जितने भी नगर सेवक लोगों की गलती नहीं होती है, उनकी सोच के हिसाब से वो डेवलपमेंट करते हैं। हमें किसी भी नगर सेवक को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, अभी सबको पता है। मैं देखो सब अच्छा है। अगर आपको किसी भी देश का, किसी भी एरिया का, किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट करना है तो आपको कितनी चीज़ों की ज़रूरत है पता है? 2 चीज़ों की। एक फंड, पैसा लगता है, और दूसरी लगती है नियत। हम इस देश में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं ना, उस देश में पैसों की कमी नहीं है। कमी है किसके?
नीयत की, कि आपको जब पैसा सैंक्शन होता है तो आप किस नीयत से उस पैसे को हाथ लगाते हो और किस नीयत से उसका इस्तेमाल करते हो। वरना अगर आज तक भारत के इतिहास में 70 साल हो गए, 70 साल से ऊपर हो गए, 75वीं शताब्दी हमने मनाई, 75th ईयर हमने क्रॉस किया, आज़ादी के 75 ईयर्स क्रॉस किए। अगर एक नगर सेवक, एक आमदार खासदार अगर दिल लगाकर पैसा खर्चा करता, मान लो, मैं मानता हूँ 1 करोड़ रुपया अगर एक एरिया को डेवलप करने के लिए आता है, 1 करोड़ रुपया, वैसे तो आते 5 करोड़ है, वही भी बता दूँ, मैं सिर्फ बोलता 1 करोड़ अगर किसी एरिया में आ जाता तो उनको सिर्फ ज़िंदगी में याद रखना है, नगर सेवक अगर तुम ज़िंदगी में बनना चाहते हो ना, एक मंत्र देता, ज़िंदगी भर तुम नगर सेवक बने रहोगे। फिर मालूम है 3 बार नगर सेवक बन गया तो आपको एमएलए का टिकट मिल जाता है। तो तुमको अगर एमएलए बनना है तो 3 बार नगर सेवक बनना पड़ेगा, और तुमको 3 बार क्या, मैं तुमको बोलता 100 साल तक तुम नगर सेवक रहोगे। पूछो कैसा मालूम है, तुमको करना कुछ नहीं है। जब तुम कॉर्पोरेटर बन जाओ ना, पहला फर्स्ट ईयर में जो पैसा आवे ना, उसको पूरी ईमानदारी से क्या करना, खर्चा करना, पूरी ईमानदारी से, 1 रुपया भी अपनी जेब में मत डालना। किसी का घर गिरता हो ना, उसका घर तोड़ना और नया बनाकर देना, उसके आजू बाजू का 10 घर तुमको वोट देगा जिंदगी भर। किसी के घर में पानी ना हो तो उसको नया पानी का कनेक्शन लाना, ईमानदारी से पहले 1-2 साल काम करना, उसके बाद सिर्फ वो बचे हुए 5 करोड़ से है ना, हर साल जो 5 करोड़ सैंक्शन होगा उससे सिर्फ आपको मेंटेनेंस करना है। आप लोगों की सुनो, आप भगवान आपकी सुनेगा, ऐसा है। लोग आपके पास तकलीफ लेकर आए, आपने उसकी बातें सुनी, उसका रिजोल्यूशन दे दिया, उसको दिलासा दे दिया, आपने 2 मीठी बातें कर ले, जिंदगी भर तू नगर सेवक रहेगा। कभी कभी तुम्हारे मम्मी पापा बोलते हैं ना, अरे नगर सेवक तो एक ही अच्छा था हमारे एरिया का, है ना, बोलते कि नहीं बोलते? क्यों पता है? रीजन क्या पता है? क्योंकि उसके बाद जब जाता था वो 2 मीठी बातें करता था। सेम तो यहाँ पे 2 फंड और नियत दोनों की इंपॉर्टेंट है। फंड है तो पैसा यूज कर सकता है, और दूसरी नियत, पैसा कहाँ पे इस्तेमाल करना है, लोगों की भलाई के लिए कि खुद की भलाई के लिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। ठीक है, अब कौन कौन सा काम करना है सर? अगर आप देश के लेवल पे बात करो, पब्लिक फाइनेंस की बात कर रहे हो, तो इट इज अज्यूम दैट आप सेंट्रल गवर्नमेंट यानी देश के इंडियन गवर्नमेंट की आप बातें करो। किसकी बात कर रहे हो सर? इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने पब्लिक फाइनेंस का इस्तेमाल कहाँ पर करना है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स। अब एक्सटर्नल अटैक कौन करेगा हमारे पर? आने दो बाहर वाले, चीना वाले को आने दो, चीना वाले आएंगे ना, हम देख लेंगे उनको। पाकिस्तान वाले आने दो, हम देख लेंगे। तो हमारे पास, हमारे जो आर्मी है उनके पास इतने एडवांस वेपन दे दो कि सामने वाला आना ही नहीं चाहिए, नज़र उठा के देखना नहीं चाहिए। तो आपको इंडिया के अंदर अगर सेफ्टी बनाए रखनी है तो इंडियन जो सोल्जर्स है उनके पास एडवांस इक्विपमेंट दे दो, उनको अच्छी फैसिलिटी दो, रहने खाने पीने का लेवल अच्छा रखो, उनके घर वालों को सेफ्टी दो, प्रोटेक्शन दो, है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दो, तो वो आपके लिए जान भी हाजिर देगा। तो इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई लॉयल है तो वो इंडियंस है। पता है क्यों? जो जैसे टाटा कंसल्टेंट, टाटा का नाम सुना होगा ना, टाटा के एम्प्लॉइज दुनिया के सबसे बेहतरीन एम्प्लॉइज में से एक माने जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि टाटा उनके घर वालों की प्रोटेक्शन, उनको घर वालों को प्रोटेक्शन, एजुकेशन हो, हेल्थ हो। अगर आप टाटा के एम्प्लॉय, आपके घर में किसी भी इंसान की बोलते हैं ना तबीयत खराब है, तो आप टाटा के हॉस्पिटल में आके फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ले सकते हो। अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी का को कैंसर डिटेक्ट होता है तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में फ्री में ट्रीटमेंट हो जाता है। सपोर्टिव है, उन लोग बहुत सपोर्टिव है। अगर आप बाहर के भी हो तो आपको कम से कम खर्चे में होगा। तो यहाँ पे टाटा सेक्रीफिशियल है। तो जब कंपनी का ओनर कंपनी के एम्प्लॉय के लिए इतना करता है ना, तो एम्प्लॉय उसको धोखा कभी भी नहीं देगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल जब ताज अटैक हुआ था 26/11, जब हमारे यहाँ पे हुआ था, याद है कि नहीं? 26/11 का जब अटैक हुआ था, वो टाइम पर ताज ने सबसे ज़्यादा डैमेज ताज हुआ था। बट ताज होटल के जो रतन टाटा सर थे, उन्होंने क्या किया, ताज के जितने एम्प्लॉय जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, अपने जो जितने लोग आए थे ना स्टे करने के लिए, जितने भी ग्राहक आए थे, जितने भी कस्टमर आए थे, जितने भी उनके हॉस्टेज, उनको बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई थी।
वो चाहते तो भाग सकते थे। जो न्यूली अपॉइंटेड था वो भी जान की परवाह उसने नहीं की और उसने भी लोगों की मदद की कि आप इधर छुपो, मैं देखता हूँ, हेल्प लाने की कोशिश करता हूँ। और रतन टाटा सर ने क्या किया, जो शहीद हो गए उनके फैमिली को अंदर जॉब भी दिया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दी। इवन उस होटल के बाहर जो ठेला लगाता था ना, ठेला लगाने वालों के अगर फैमिली उसमें भी क्षतिग्रस्त होगा उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दे और वहाँ के फैमिली को भी प्रोटेक्ट, तो वो जिंदगी भर लॉयल रहने वाले। तो वही अगर आप सोल्जर्स के जिंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला देते हो, फैमिली को इतना केयर करते हैं, तो क्या करेगा वो, अच्छे से आपका यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्शन, पैसा का क्या करना है, प्रॉपर तरीके से आपको यूज करना है। तो गवर्नमेंट अगर एक्सटर्नल अटैक से बचना चाहती है तो अपनी जो सोल्जर्स है उसके ऊपर आपको फाइनेंशियल खर्चा करना पड़ेगा और उनके फैमिली को प्रोटेक्शन दो और साथ ही साथ उनके हाथ में वेपन ऐसे दो जो एडवांस लेवल के होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, पता है ना, हर एक की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, उससे उसका बचाव होना चाहिए। जैसे हम घर खरीदते हैं तो घर किसकी प्रॉपर्टी है? हाँ, मेरी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी प्रॉपर्टी, सबकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। कोई भी हरा गहरा नत्थु करा के बुलडोजर चला देगा, अच्छा लगेगा? नहीं चल, अच्छा लगेगा क्या? पटना हाई कोर्ट में केस गया, एक फैमिली ने कोर्ट केस कर दिया कि मेरे घर पर बुलडोजर कैसे चलाया गया। तो केस जब पटना कोर्ट में गया ना, तो पटना कोर्ट के जज ने फटकार लगाई, किसको? पुलिस को। किसके कहने पर आपने इस घर पर बुलडोजर चढ़ाया? अगर मान लीजिए ये अवैध भी, मान लेता हूं कि इन्होंने जो घर बनाया वो अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से बनाया, मैं मान लेता हूं, आपने नोटिस प्रोड्यूस कब किया? नोटिस कब आया? नोटिस कब डिलीवर किया गया? क्योंकि 3 नोटिस के बाद वार्निंग आता है। पहला आपको भेजा जाएगा, पहला इंटीमेशन, ठीक है, पहला 2 या 3 नोटिस तो आपको बोला जाता है कि हाँ हम ऐसा करेंगे, ऐसा। आप वो 3 नोटिस दिखाओ, किसके कहने पर आपने बुलडोजर गिराया? उनके ऊपर बुलडोजर का से अपने घर तोड़ने का आपका हक ही नहीं है। फटकार लगाई उनको, क्योंकि पब्लिक, गवर्नमेंट भी चाहती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो सेफ रहनी चाहिए। अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल है तो। अगर आप अवैध तरीके से भी रहते हो तो गवर्नमेंट आके सीधा नहीं, आपको पहले इत्तला किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा, और जब आपका इंटीमेशन पीरियड खत्म हो जाएगा तब जाकर आपको क्या दिया जाता है? अल्टीमेटम, कि अभी आपको फाइनली 24 घंटे का समय दिया जा रहा है। घर के अंदर रहते हुए कोई बुलडोजर नहीं लगा सकता, उससे लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है। तीसरा, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पैसा जो भी मिल रहा है ना, वो पैसे का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए? लोगों को एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा? जब आप बिजनेस को सपोर्ट करोगे तो बिजनेसमैन जितना डेवलपमेंट करेगा, जब बिजनेस लोग जितना ग्रोथ करेंगे, उतनी इंडस्ट्रीज नहीं खुलेगी। जब जितनी इंडस्ट्री ग्रो होगी उतना एम्प्लॉयमेंट भी क्या होने वाला है? जनरेट होने वाला है। फिर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। कानून व्यवस्था क्या बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है कि नहीं, शायद पता है कि नहीं पता, मुझे आइडिया नहीं, कि सबसे ज़्यादा कट्टा कहाँ बिकता है? कट्टा पता है ना, यूपी में। कहाँ है? वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, सबसे ज़्यादा लोगों को डर यूपी में लगता है, पता नहीं क्यों। योगी जी आने के बाद थोड़ा स्टेबल हो गया, ऐसा कहा जाता है, लेकिन आज भी लोग रास्ते में निकलते हैं ना तो थोड़ा डर लगा रहता है, क्योंकि वहाँ पे कट्टा सरेआम बिकता है। मतलब वहाँ पे किसी के आपसी रंजिश हो जाए ना, झगड़ा हो जाए, तो इंसान को डर लगता है, कहीं अपनी बात, ये अपनी बेइज्जती दिल पे ना ले ले। और ये फैक्ट है, क्योंकि वहाँ पे सरेआम कट्टा बिकता है और आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन कानून का और जो वहाँ पे राज्य है, राज्य के सरकार का ये बोलते हैं ना, एक मॉरल राइट है, या उनको उनके पास वो अधिकार है कि शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। कानून व्यवस्था, कानून की इज्जत करनी चाहिए। तो कानून अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन करेगा, कुछ चीज़ें लोगों को इजीली अवेलेबल नहीं होगी, तो ज़्यादा अच्छा है।
उससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना, ताकि हर बात पर लोग कोर्ट में जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आपसी रंजिश में एक दूसरे की जान ले, वो पर सही बात नहीं है, समझा। प्रोविजन ऑफ सोशल नीड्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। उसके बाद सरकार क्या बोलते हैं ना, इंसानों की कुछ ज़रूरतें होती है जिसमें 5 बेसिक ज़रूरतें होती है, पता है कि नहीं? फूड, क्लॉथ, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट शेल्टर बोल के तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बचा रही है। आपकी हेल्थ और एजुकेशन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल 2 तरीके के हैं ना। अगर आपके पास पैसे अच्छे खासे हैं तो आप क्या करोगे, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, अगर आप अफोर्डेबल रेट में ट्रीटमेंट चाहते हो तो आप क्या करोगे, बीएमसी हॉस्पिटल्स में जाओगे, पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या स्कूल्स में जाकर अपनी पढ़ाई और हेल्थ की परवाह कर सकते हो। तो ये मेंटेन कौन करता है? गवर्नमेंट ही तो करती है। तो भाई मेंटेन करने के लिए खर्चा लगता है कि नहीं लगता है? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, खर्चा नहीं, पब्लिक खर्चा नहीं, बिंदास जाके लेट जाने का, ऐसा नहीं होता। अरे मेरे को बताओ, कोई चीज़ फ्री में मिलता है क्या? बट गवर्नमेंट इज गिविंग बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, कंपास बॉक्स, शूज, सॉक्स, बैग, है ना, टैबलेट भी दे रही है, सब कुछ फ्री में दे रही है। तो फुकट में आता है क्या? खर्चा का पैसा आ रहा तभी तो दे रहे हैं ना। तो पैसा आ कहाँ से रहा है? टैक्स से। जहाँ कहाँ रहा है? पब्लिक के वेलफेयर में। तो ये जो चीज़ें है ना, वो पब्लिक फिनेंस के अंदर आपको आता है, समझा? पक्का। नाउ कम टू नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस एट ग्लांस। ठीक है, सबसे पहला कौन सा फंक्शन है बेटा? पब्लिक एक्सपेंडिचर। सबसे पहला कौन सा है? पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब बेटा एक्सपेंडिचर कौन कौन से तरीके के होते हैं जरा देखो, कौन कौन से तरीके के। पहला पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन सा? रेवेन्यू। रेवेन्यू समझता है क्या होता है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 तरीके के खर्चे होते हैं। एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल। टोटल 4 तरीके के खर्चे हम लोगों ने बात किए। कौन कौन से बता सकते हो कोई? रेवेन्यू, कैपिटल, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल। खर्चे 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 खर्चे। गवर्नमेंट के पास कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं, रेलवे में, बीएसटी बसेस में, एसटी बसेस में गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं। उनको हर महीने पगार देना पड़ता है। उस हर महीने पगार देने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी, उसके साथ कुछ अलावेंसेस वगैरह देने पड़ सकते हैं, है ना। बेसिक बोनस देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, अलावेंसेस देना पड़ेगा, उनका पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर का खर्चा उठाना पड़ेगा, है ना, ये सारी चीज़ें। बट उन ऑफिसेस को सेटअप करने के लिए कुछ खर्चा लगेगा, जो बार बार करना है कि एक बार करना है? रेलवे रोज चलानी है हाँ, है ना। बट रेलवे खरीदनी कितनी बार है? एक बार। स्टेशन कितनी बार बनाना है? एक बार। ट्रैक कितनी बार बिछाना है? एक बार। ऑफिसेस कितनी बार बनानी है? एक बार। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कितने गवर्नमेंट की कितनी बार बनानी है? एक ही बार। तो ये जो बनाने की बात हो रही है ना, ये सारे के सारे कौन से है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आप गवर्नमेंट के लिए कोई असेट क्रिएट करते हो और उस असेट क्रिएशन में जो पैसा लगता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ है ना, पक्का। फिर 2 तरीके का खर्चा, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल। जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट आया है, मोनो रेल का प्रोजेक्ट होता है, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, या कहीं पर आपने हाईवे वगैरह बनाया है, ये सुनो, हाईवे वगैरह क्रिएट होता है कि नहीं हर जगह पे। तो ये जो खर्च, इसके लिए पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। तो ये इन चीज़ों के लिए जो खर्चा किया जा रहा है ना, वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। कहाँ पर आएगा? डेवलपमेंटल। बट सर नॉन डेवलपमेंटल में क्या आ गया? भाई साहब इनको मेंटेन भी तो करना है। इन असेट, ये जो असेट्स है, खर्चा तो वन टाइम करना है, बट इनको मेंटेन भी तो करना है। यस और नो? अगर
नॉन डेवलपमेंट में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जैसे अपग्रेडेशन समझ में आता है, अपग्रेडेशन, अपग्रेड करना है। मानो आपका क्या कंप्यूटर स्लो हो गया तो आप क्या करते हो, एक रैम डाल दिया, रैम आपने डाल दिया या आपने SSD डाल दिया, वैसे अपग्रेड करते हैं ना, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, उसके लिए भी तो पैसा लगेगा। तो वो ऐसी एक्टिविटी जो नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटी है लेकिन करना ज़रूरी है, इस तरीके की एक्टिविटी को नॉन डेवलपमेंट खर्चों में डाला जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, खर्चा करता है। खर्चा कहाँ करता है बेटा, 4 जगह पर। कौन कौन सी जगह पर, पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही है। फिर बात करते हैं पब्लिक रेवेन्यू की, पैसा किधर से आएगा। मैंने पहले ही बताया पैसा कहां से आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर की हमने बात कर ली जिसमें रेवेन्यू, कैपिटल, डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट आ गया। बट पैसा किधर से आएगा, तो पैसा 2 जगह से आता है। एक होता है बेटा टैक्स और दूसरा होता है नॉन टैक्स। टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट आपसे क्या मांग रही है, कर मांग रही है, कर, एक्स्ट्रा पैसा मांग रही है, टैक्स मांग रही है ना। अब ये टैक्स किस पर मांगा जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। टैक्स अगर आपकी इनकम पे मांगा जा रहा है तो इनकम टैक्स हुआ, आपके गुड्स पे मांगा तो गुड्स एंड गुड्स टैक्स हुआ, सर्विस पे मांगा गया है, इंटरटेनमेंट एक्टिविटी पे मांगा है तो टैक्स अलग तरीके का होता है। और नॉन टैक्स मतलब अदर देन टैक्स, फीस हो गया, सैलरी, वो सब कुछ। तो यहाँ पे ध्यान दो। पहला डायरेक्ट क्या होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव समझ में आता है बेटी, प्रोग्रेसिव नेचर समझ में आता है क्या, जैसे 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 आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी टैक्स भी बढ़ेगा। इनकम कम हुई तो टैक्स भी कम होगा, इनकम बढ़ेगा तो टैक्स भी, समझा। तो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। ये कौन से नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव। ठीक है। प्रोपोर्शनेट बेसिस मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनेट मतलब होता है परसेंटेज वाइज। सर मैं पूरे साल में 1,50,000 रुपया कमाता हूं तो मुझे कितना टैक्स भरना है। गवर्नमेंट बोलेगा भाई साहब हम आपका गला पकड़ने नहीं बैठे हैं, आपको हर कमाई हुई इनकम पे टैक्स देना ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम आपको बता रहे कैसे टैक्स देना है। जैसे गवर्नमेंट की स्लैब है कि पहले 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक कोई कमाता है तो उसको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में कमाता है तो उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई बंदा है जो 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में कमाता है तो उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और 10 लाख से ऊपर कमा रहा है तो उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अभी तो और स्लैब छोटा हो गया, और भी छोटा हो गया, मतलब 0, 5, फिर 7.5, ऐसा थोड़ा थोड़ा स्लैब क्या कर दिया और छोटा कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है सर मैं 5 लाख कमाता तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोला भाई सर अभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहला वाला तो 2.5 लाख 0 हो गया, लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख के अंदर सिमट रही है ना तो आपको जितना भी टैक्स भरने आ रहा है, जैसे 12,500 आ रहा है, हम आपको क्या दे देंगे उसका रिबेट, यानी हम आपको क्या दे देंगे, छूट दे देंगे, आपको उस पर भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो आप फ्रीली क्या बताओ, खाली आप इनकम है, आप फ्रीली क्या करो, सिर्फ बताओ कि मैं इतना कमा रहा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर आता है बेटा रिग्रेसिव। रिग्रेसिव होता है इनकम बढ़ी तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम कम हुई तो टैक्स भी घटेगा। और हाँ, प्रोग्रेसिव में इनकम बढ़ती जाएगी तो टैक्स बढ़ता जाएगा ना, ऊपर की तरफ, रिग्रेसिव में नीचे की तरफ। ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट में तो पता है कि आप जो भी गुड्स खरीदोगे या कोई भी सर्विसेज अगर आप रेंडर करते हो या लेते हो तो आपको उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा सर, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बात करते हैं किसकी, नॉन टैक्स की। किसकी बात करेंगे, नॉन टैक्स मतलब यहाँ से गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले रही, आपसे सिर्फ चार्जेस मांग रही है। क्या मांग रही है, सेवा। जैसे फॉर एग्जांपल
आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, डेथ सर्टिफिकेट आपको बनानी है, मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है। गवर्नमेंट के किसी भी काम का, किसी भी योजना का अगर आपको फायदा उठाना है तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म के कुछ होते हैं चार्जेस, ठीक है। तो उस नॉर्मल चार्जेस को या उसको बोलते हैं फीस। क्या बोलेंगे सर? फीस। दूसरा, आप इंडियन रेलवे में ट्रैवल करते हो, लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हो, बीएसटी बसेस में ट्रैवल करते हो, उस ट्रैवलिंग का आपको क्या देना पड़ता है? चार्जेस, प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। स्पेशल असेसमेंट, अगर मान लो चाहते हो कि गवर्नमेंट आपकी खातिरदारी करे, या गवर्नमेंट आप चाहते हो कि जैसे पुलिस प्रोटेक्शन, पता है आपको? मान लो मैं शाहरुख खान आता है तो शाहरुख खान के साथ पुलिस खुद आएगी कि उसको लेकर आना पड़ेगा? अगर शाहरुख खान आ रहा है तो पुलिस वाले उसको प्रोटेक्शन देंगे या शाहरुख खान मांगेगा प्रोटेक्शन? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नहीं समझा? चलो ठीक है, मान लो एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मुंबई में मोदी जी आ गए, अब पुलिस खुद प्रोटेक्शन देगी कि मोदी जी मांगेंगे? खुद देंगे ना, देना पड़ेगा। तो उसके लिए पैसे मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। राजपाल यादव का नाम सुना है? परेश रावल का नाम सुना है? भाई साहब, परेश रावल का नाम सुना है? शाहरुख खान का, जैसे पठान मूवी चल रही है, शाहरुख खान को किसी ने धमकी दिया कि तेरी पठान हम चलने नहीं दे, तू खाली मन्नत से बाहर निकल, तेरे को जन्नत पहुंचाता। पुलिस वाले, शाहरुख खान क्या करेगा? कॉल करेगा, पुलिस से क्या मांगेगा? प्रोटेक्शन। अब पुलिस यहाँ पे खुद प्रोटेक्शन दे रही है कि उससे मांगी जा रही है? अगर ये कॉल पुलिस वाले को गया तो पुलिस वाले खुद भागे भागे आके शाहरुख खान को प्रोटेक्शन देने के लिए। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपका कोई इवेंट हो रहा है, जैसे मेरे अपना एनुअल डे हो रहा है, उसके लिए मैंने क्या किया? पुलिस प्रोटेक्शन मांगा, तो यहाँ पर मुझे क्या देना पड़ेगा? कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा उनकी वेलफेयर के लिए। उसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट टाइप बोल सकते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी, उनको खाना पीने का व्यवस्था भी करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे उनके वेलफेयर के लिए। जैसे गवर्नमेंट को ऑडिटर बुलाते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसका ऑडिटिंग करने के लिए आपने गवर्नमेंट ऑफिसर को बुलाया, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ सकते हैं फॉर द स्पेशल असेसमेंट। फिर बात करते हैं फाइन और पेनल्टी। बुड़ 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 बुड़, थाम 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 साहब, गाड़ी हेलमेट नहीं पहनाते हो? हाँ, हेल्मेट नाही तुझा, चालन किती? 500 रुपये नाही माझ्याकडे 500 रुपये। थांब, फोटो खींचा, अपलोड कर दिया, 500 रुपया गाड़ी में चला, आ गया। अब कभी ना कभी तो आपको भरना है ना पैसा, फाइन्स एंड पेनल्टीज। समझा? पेनल्टी क्या होती है? आपको बोला था पैसा भरने के लिए, आप नहीं भरा तो आप फाइन के ऊपर क्या लगेगा? एक्स्ट्रा चार्ज, उसको बोलते हैं पेनल्टी। फिर बोलते हैं गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशन। गवर्नमेंट को आपने क्या दिया? कुछ गिफ्ट दे दिया, ग्रांट दे दिया, डोनेशन वगैरह होगा, तो ये सब भी क्या हो गया? उनके लिए इनकम का सोर्स बन जाता है। स्पेशल लेवी, एक्स्ट्रा लेवी वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या होगा? फायदे का सौदा हो जाता है। ठीक है। बोरविंग्स वगैरह है ना, लास्ट में बोरविंग है। गवर्नमेंट ने किसी और गवर्नमेंट से, जैसे मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए इंडियन गवर्नमेंट, ऐसा बोले मुंबई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जापान के साथ ट्रीटी साइन किया है और उनसे क्या किया? बोरविंग किया है एट अ रेट ऑफ समथिंग 0.2 समथिंग, कुछ तो परसेंटेज है, तो वहाँ पर बोरविंग है, तो पैसा तो आ रहा है ना, आ रहा है, तो आपको यहाँ पर नॉन टैक्स में काम आएगा। ठीक है, हाँ है ना। फिर बात करते हैं पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है भाई साहब गवर्नमेंट के अंदर ही अंदर क्या चल रहा है? बोरविंग चल रही है। डेप्ट मतलब कर्जा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कर्जा दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल बॉडीज को कर्जा दिया, तो ये गवर्नमेंट के अंदर ही क्या चल रहा है? डेप्ट चल रहा है ना, अंदर ही अंदर। एक्सटर्नल में आप बाहर वालों को भी इन्वॉल्व कर रहे हो। WTO से आपने लोन लिया, WHO से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से आपने जो लोन लिया वो कहां पर चला जाएगा? एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल, देश के अंदर जो चल रहा है वो इंटरनल,
जैसे महाराष्ट्र को पैसे की सख्त जरूरत है, तो उन्होंने क्या किया, यूपी वालों से मांग लिया, कुछ सर्टेन अमाउंट मांग लिया, बोला 3 महीने के बाद हम आपको सूद समेत रिटर्न देंगे, ब्याज के साथ आपको रिटर्न देंगे। इंटरनल चलेगा, देश के अंदर की बात है। लेकिन एक्सटर्नल में ऐसा होता है क्या? नहीं, ये देश के बाहर वालों के साथ डील हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट है उसके इनकम और एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के बाद, इनकम एक्सपेंडिचर सारी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद, उस जो पैसे है ना, पैसे उसको कहां पर यूज करना है उसके लिए क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्जा ले लिया, ब्याज देना है कि नहीं देना है, पैसा लौटाना है कि नहीं लौटाना है, तो फिस्कल पॉलिसी वो डिसाइड करता है कि भाई कैसा देना है ना। पब्लिक डेप्ट, भाई तुम पैसा, तुमको सिर्फ मम्मी ने लेना सिखाया है क्या? हाँ, हेलो यूपी वाले पैसा दे दे, ले लिया। हेलो कर्नाटक वाले कैसा है ना, पैसा दे दे। हेलो चेन्नई वाला कैसा है ना, पैसा दे दे। मम्मी ने लेना सिखाया है, अब देना भी तो है। मम्मी ने देना नहीं सिखाया, कोई बात नहीं, तो तुमको देना पड़ेगा क्या, इंटरेस्ट। फिस्कल पॉलिसी वही डिसाइड करता है कि आपको पैसा कब, कहां पर, कितने % से लौटाना है। फिर आते पब्लिक रेवेन्यू, वही हो गया ये सब सारी चीजें, किसका कितना चार्जेस होना चाहिए। महंगाई बढ़ गए, प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ गया, जो फॉर्म पहले 2 रुपए में आता था अब उसका प्राइस कर दो 5 रुपया। 5 सस्ता है सर, हाँ सस्ता है बट चलेगा। फिस्कल पॉलिसी ये सारी चीज़ों पर काम करता है कि फीस कितनी होनी चाहिए, लेवी कितना होना चाहिए, फाइन कितना होना चाहिए, पेनल्टी कितनी होनी चाहिए, फिस्कल पॉलिसी डिसाइड करता है। समझा? जैसे हॉल का पहले भाव चलता था 2200 रुपया, अभी भाव चलता है 3900 रुपया। गवर्नमेंट जितने भी मुंबई के अंदर हॉल्स है ना, तो उनका ऐसा रेट चल रहा है, तो इंक्रीज हो गया। आपको अगर पब्लिक टर्फ पता ना, टर्फ गवर्नमेंट की भी टर्फ अवेलेबल है अभी, अगर वहां पर आपको 1 घंटे लें तो वहां का रेट चल रहा है 350 रुपया 1 घंटे का। लेकिन आपको वहां पर 1 हफ्ता पहले बुकिंग कराना पड़ता है, स्लॉट अवेलेबल है तो ही मिलेगा। 350 रुपये का टर्फ है 1 घंटे का। तो ये जो रेट कौन डिसाइड करता है, ये फिस्कल पॉलिसी के अंडर में गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फिर खर्चा कहाँ पर करना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, खर्चा कहाँ पर करना है, किस पर्पस के लिए करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट आ रहा है, मेट्रो का प्रोजेक्ट कहाँ पर डालना है, कितने कौन कौन से स्टेशन का ले करना, कौन कौन से एरिया में वो सीढ़ी उतरनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे खर्चे करने के लिए भी आप फिस्कल पॉलिसी बनाते हो। एंड लास्ट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, गवर्नमेंट के अंदर जब जब पैसा, फाइनेंस रिलेटेड, कौन से रिलेटेड मैटर, फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स की हम बात करेंगे। तो फाइनेंस रिलेटेड मैटर में अपना ओपिनियन देना, अपनी डिसीजन मेकिंग समझाना, अपनी बातें समझाना, ये सब काम कौन करता है। कितने प्रतिशत भारतीयों को पता है यूपीएससी का एग्जाम पता है? यूपीएससी के अंदर भी आईएएस ऑफिसर अलग अलग होता है ना, उस हाँ अलग अलग, यूपीएससी के अंदर 4 का अलग अलग है, उसमें से एक कैटेगरी है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। समझा? तो अगर आप आईएएस करना चाहते हो तो आईएएस में एक स्पेशलाइज हो जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट भी, तो आप कर सकते हो। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हो तो वहां पर आपको एक फाइनेंस का अलग से स्कोप भी दिखाई देगा, आप उसमें भी कैटेगराइज कर सकते हो। तो ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, ये सारी चीजें देखता है, खर्च, पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कौन सा पैसा कहाँ से आ रहा है और कौन सा पैसा कितना जा रहा है, कितने टाइम में जा रहा है, कितने टाइम में जाएगा, कितना डेप्थ में जा रहा है, सारी चीज़ों पे वो नज़र रखने का काम करता है और उसी को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, यस और नो? अगर आप ये स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल ऑफ पब्लिक फाइनेंस कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपका क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। ठीक है।
इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, जैसे नॉन टैक्स फिनेंशियल, ये नॉन टैक्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है ना। नॉन टैक्स वाला पार्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछा जा सकता है, यस और नो। पब्लिक एक्सपेंडिचर शॉर्ट आंसर के लिए पूछा जा सकता है। इंटरनल डेब्ट और एक्सटर्नल डेब्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए आ सकता है। जब मैं डिस्टिंग्विश बोलता हूँ तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो डिफाइन तो आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। और ये जो फिस्कल पॉलिसी आपने देखा, ये नॉर्मली आपने रिपीटेटिव ही है, तो ये जितना भी वो सब डिफाइन के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। सिंपल है ना। आपको ये पूरा ऐसा चैप्टर है जिसमें मेजॉरिटी चीजें आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, बट याद रखना अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। सेंटेंस फ्रेमिंग के टाइम पर जो चीजें आप कहना चाहते हो सेंटेंस से, उसका मतलब वही निकलना चाहिए। फेक इकोलॉजी, आप इकोनॉमिक्स लिख रहे हो, फेकोलॉजी नहीं चाहिए वहां पे। कट टू कट अगर लिखा तो भी चलेगा, बाहर नहीं है लेकिन लिखना है तो अप टू द पॉइंट नहीं लिखा चलेगा, लेकिन लिखो ऐसा कि कम से कम उसका कोई मतलब निकले। पूछ रहा है फीस के बारे में, लिख रहा है टैक्स के बारे में। नॉर्मली देखा गया है, जैसे टैक्स इज अ सोर्स ऑफ इनकम विच इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ठीक है। टैक्स हटाओ, फीस लगाओ। फीस इज द सोर्स ऑफ इनकम विच इज कलेक्टेड बाय द पब्लिक, collected by the government from general public. Next वाला point, fines and penalties are the source of income which is collected by the government from public. मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहले वाले रिक्त स्थान में उसने टैक्स डाला, दूसरे वाले में फाइन डाला, तीसरे वाले में फाइन्स एंड पेनल्टीज डाला, चौथे वाले में स्पेशल लेवी डाला, पांचवे वाले में बोरिंग डाला, ठीक है। ये कब तक चलेगा, जब तक तुम्हारा वो सेंटेंस पढ़ेगा नहीं। पढ़ लिया तो नंबर कटेंगे। काम उतना ही चलाओ जितना दिमाग चलता है।